वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम फूड फैंस के लिए लेकर आ गए हैं एक खूबसूरत गुड फील मूवी। वैसे कौन फूड फैन नहीं होता ना, हर कोई होता है फूड फैन। तो ये मूवी सभी के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो फूड को टेस्ट करके एंजॉय करके उसके फ्लेवर्स को दिल में बसा लेते हैं, उन सब के लिए है। यही तो दोस्तों इस मूवी की कहानी है जिससे हम सभी बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2018 में रिलीज हुई ये मूवी जिसका नाम है लिटिल फॉरेस्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, मोटिवेशन मिलता है। मूवी की शुरुआत होती है हरे भरे पेड़ों के बीच। ये है मूवी की हीरोइन रिजू जो हमें अपनी कहानी बता रही है। मैंने 3 महीने पहले इस गांव में कदम रखा था। मतलब ये मेरा गांव है और मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ, लेकिन इस छोटे से गांव में करियर कहाँ है। इस तरह सोचने वाली मैं पहली लड़की तो हूँ नहीं, तो मैं नौकरी और बेटर फ्यूचर के लिए शहर चली गई। लेकिन वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि गांव मेरा भला ही छोटा सही, लेकिन कितना हरा भरा, कितना शांत और कितना खुशहाल था। ये सब सोच सोच कर मैं दिन रात परेशान रहने लगी कि मैं शहर आई ही क्यों थी। मुझे अपना फैसला बहुत गलत लगा और मैं आ गई वापस अपने गांव की गोद में। वापस आकर 1 साल तो मैं यहीं रही, लेकिन फिर मुझे एक अधूरा काम पूरा करने के लिए शहर जाना था। 3 महीने उस काम को किया और वापस लौट आई। वैसे मेरे गांव के बारे में कहना ही क्या है, आप खुद ही देख लीजिए कितनी हरियाली है। यहाँ ज्यादातर लोग चावल उगाते हैं। एप्पल और दूसरे फल अपने अपने सीजन में यहाँ भरपूर उगते हैं। इनके अलावा हम आलू और दूसरे ट्यूबर्स उगाते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें शहर से खरीदना पड़ता है। अब सारी चीजें घर में थोड़ी उगेंगी, लेकिन फिर भी मुझे अपने गांव से ज्यादा अच्छी जगह आज तक कोई लगी ही नहीं। अब रिजू उस दिन को याद करती है जब वो शहर छोड़कर वापस गाँव आई थी। जाड़े का मौसम था और हर तरफ बर्फ। रिजू अपने घर आई और दरवाजा खोलकर वहीं पर लेट गई और अपने घर और गांव को बहुत मिस कर रही थी। शाम होती है और राजू को बहुत भूख लग जाती है। घर में थोड़ा ही आटा और थोड़ा चावल बचा था। घर के पीछे ही कैबेज का फसल लगा था, लेकिन बर्फ में सब फ्रीज हो चुका था। लेकिन रिजू उनको निकालकर उनका सूप बनाती है और फिर चावल को कुक करके डिनर बनाकर आराम से खाती है। फिलहाल हमें यह नहीं दिखाया जाता कि इस घर में रिजू के साथ और कौन रहता है। जैसे तैसे अपनी भूख मिटाकर सो जाती है। सुबह होती है तो पहले तो आटा गूंद कर रखती है और फिर घर के आसपास की बर्फ साफ करती है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है जिसका ड्राइवर रिजू को देखकर बहुत हंसता है, लेकिन रिजू तो जानती भी नहीं कि वो है कौन। फिर रिजू अंदर आकर आटे का पास्ता जैसा कुछ बनाती है, उसमें मसाले मिक्स करती है और कैबेज के साथ खाती है। वाह, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में कितना मजा आएगा। वो भी बहुत इंजॉय करके उसको खाती है। फिर वो लकड़ियां वगैरह काटने लग जाती है। तब उसकी फ्रेंड जिना वहां पर आती है जो उसको देखकर बहुत खुश होती है। तो कब आई और मुझे फोन क्यों नहीं किया, अचानक कैसे आ गई है? अरे मुझसे मिले बगैर जाने का इरादा था क्या? रिजू भी कह देती है, अरे नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, मैं तुझे बस फोन करने वाली थी, उससे पहले तो टपक पड़ी। रिजू बताती है कि यार शहर में अच्छा खाना मिल नहीं रहा था, इसीलिए यहाँ पर आ गई। हाय झूठी कहीं की, खाने के लिए कोई शहर छोड़कर आता है क्या? जरूर तो उस टीचर ट्रेनिंग एग्जाम में फेल हो गई होगी और तेरा बॉयफ्रेंड पास हो गया होगा। वो तुम्हें डांटेगा इसीलिए उससे बचकर यहाँ आ गई हो, राइट? अरे नहीं यार, सच में मुझे ढंग का खाना खाए हुए कई दिन हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई और कुछ नहीं। और जब तक हूँ तो जी भर के खाना खाना चाहती हूँ। दरअसल रिजू शहर में टीचर ट्रेनिंग कर रही थी और पार्ट टाइम एक सुपरमार्केट में काम भी करती थी। उसे मजबूरन होटल का खाना खाना पड़ता था। रिजू को चावल बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ का चावल ठीक से पका हुआ नहीं होता था और एकदम रबड़ जैसा हार्ड था। वो अपने कमरे में कुक करती थी, लेकिन फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स नहीं मिलते थे। और जैसा जिया ने गैस किया था, रिजू एग्जाम में फेल हो गई थी। रिजू का बॉयफ्रेंड पास हो गया था और वो रिजू को डांटने लगा कि इस बार भी फेल हो गई तुम। असल में ना रिजू का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उसको कुछ और ही करना है अपनी लाइफ में। यहाँ इस मूवी के हीरो रॉनी को दिखाते हैं जो इसी गांव में रहता है। रिजू, जीना और रॉनी तीनों बचपन से इसी गांव में रहते थे और अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर बड़े होकर रिजू की तरह रॉनी भी गांव छोड़कर शहर में एक अच्छी जॉब कर रहा था, पर वो किसी का नौकर बनकर नहीं रहना चाहता था। वो बड़े सपने लेकर शहर गया था और शायद उसमें सफल भी हो गया, लेकिन उसका मन वहां लगा ही नहीं। मशीन जैसी उस जिंदगी से वो कुछ दिनों में तंग आ गया और नौकरी छोड़कर वापस गाँव आ गया। फिर उसने अपने पिता के एप्पल फार्म में काम करना शुरू कर दिया। जीना इसी गाँव में पढ़ती थी और पास के एक बैंक में काम करती है। उसे अच्छी सैलरी मिल जाती है, लेकिन उसका मैनेजर बहुत खड़ूस है और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। जिन्हें रोज प्रार्थना करती है कि हे भगवान, या तो इस मैनेजर को ट्रांसफर दिलवा दो या मुझे दिलवा दो। अब रात को दिखाते हैं तो रिजू को अकेला सोते हुए बहुत डर लगता है, पर वो जैसे तैसे मैनेज कर ही लेती है। सुबह उसकी आंटी वहां आती है और पूछती है, तुम कैसी हो बेटी, अपनी माँ से मिली तुम? पता नहीं माँ का नाम सुनकर रिजू जरा चिढ़ क्यों जाती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ 2-3 दिनों के लिए आई हूँ। अब आंटी रिजू को अपने घर ले जाकर उसकी पसंद के डिशेस बना कर देती है। आंटी भी उसको डांटती है कि अरे खाना कहीं भागा जा रहा है कि आराम से खाओ, सब तुम्हारे लिए तो है। पर रिजू कहती है, आंटी ऐसा टेस्ट खाना खाए ना कई महीने हो गए और सच बताऊं तो मतलब मजा आ रहा है, मुझे मत रोको, मैं दबा कर खाऊंगी। फिर रिजू घर आती है तो वहां पर रॉनी एक डॉगी लेकर खड़ा होता है। रिजू पूछती है, कैसे हो तुम? वो भी कहता है कि तुम्हें याद नहीं, पर उस दिन मैं ट्रक से आया था और तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। ओह, तो तुम थे क्या वो? हाँ मैं ही तो था।
ये लो, तुम अकेली रह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ के लिए डॉगी लेकर आया हूँ, इसका नाम फेबो है। ये कहकर वो चला जाता है। उस रात रिजू आंटी के घर से लाया हुआ खाना खाकर आराम से सो जाती है। सुबह होती है और यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रिजू अपनी माँ से नफरत क्यों करती है। वो बताती है कि एक दिन मैं स्कूल से लौट रही थी तो माँ नहीं थी। रात हो गई लेकिन माँ फिर भी नहीं आई। अगले दिन भी वो नहीं आई और तब मुझे एक लेटर मिला जो माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। उसमें माँ ने लिखा था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम अपनी लाइफ को खुद संभालो क्योंकि तुम्हारी माँ को अपनी लाइफ खुद जीनी है। अब उसके बाद उन्होंने क्या लिख रखा था ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। वैसे भी ज़रूरत क्या थी, मैंने उस कागज़ को कहीं और ही रख दिया जहाँ वो मुझे कभी याद ही ना आए। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे पापा गुजर गए और मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। पर मैं बड़ी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी बेटी को छोड़कर माँ चली जाएगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि माँ कहाँ गई है, किसके साथ गई है। और सच बताऊं तो मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं ये गांव छोड़कर शहर चली गई। अब कट करके दिखाते हैं कि रिजू ने अपने फ्रेंड्स जिना और रोनी को घर बुलाया था क्योंकि वो एक स्पेशल केक बनाने वाली थी। पहले तो वो रेड बीन्स को पकाती है, फिर चावल का आटा बनाती है और फिर ग्रीन कलर के कुछ पालक को कुक करती है। येलो कलर के लिए वो कुछ ड्राई फ्लावर्स को पानी में भिगोकर रखती है। फिर आटे को ग्रीन और येलो कलर्स में अलग अलग मिक्स करके बैटर बनाती है और उसे स्टीमर में डालकर केक को स्टीम कुक करती है। इसी बीच रोनी बाहर कोई काम कर रहा होता है, दोनों उसको देख रही होती हैं। अब जिना रिजू को बताती है कि यार मुझे पता है, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाह रही हूँ लेकिन रोनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लगता है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। रिजू भी हंसती है, अरे बचपन में तुम मुझसे हमेशा लड़ती रहती थी, अब अचानक प्यार कहाँ से हो गया। जिना भी कहती है क्या करूँ यार, इस गाँव में इसके अलावा और कोई ढंग का लड़का है भी तो नहीं। उसे छोड़ो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। रिजू कहती है अरे उसका क्या, वो तो मज़े में है। मुझसे ना वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है लेकिन ये मुझे डेटिंग वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कहते कहते रिजू रोनी को ध्यान से देखने लगती है तो जिना कहती है ओह मैडम वो मेरा है समझी, उसे घूरना बंद कर वरना तेरे बॉयफ्रेंड को बता दूंगी। इस तरह दोनों मजाक में कुकिंग करके खत्म कर देती हैं। फिर तीनों मिलकर मस्त खाते हैं। तीनों फ्रेंड्स एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। रात होती है तो रोनी और जिना वहां से निकल जाते हैं। अब रोनी पूछता है कि रिजू अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। जिना कहती है अरे वो तो छोड़ो, वो तो अपनी माँ को देखना भी नहीं चाहती और उनके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। वैसे भी उसका गुस्सा होना भी तो मुनासिब है, आखिर कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर जाती है क्या। अब रोनी पूछता है कि शहर में रिजू का एक बॉयफ्रेंड है, क्या रिजू ने उससे ब्रेकअप कर दिया। ये सुनकर जिना को जरा टेंशन होती है कि रिजू के बारे में ये इतना कुछ क्यों पूछ रहा है, वो भी बॉयफ्रेंड वाली बातें। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनका ब्रेकअप होगा क्यों है। अगले दिन रिजू रोनी के फार्म में जाती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड कॉल पे कॉल करके सवाल करता है अरे 2 दिन के लिए गई थी तुम, कहाँ हो, इतने दिन से क्या कर रही हो वहाँ, अरे तुम्हें एग्जाम दोबारा देना भी है या फिर नहीं, और वो छोड़ो तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती। उसके सवालों से तंग आकर रिजू कहती है कि हेलो हेलो, ओ ये क्या हुआ, लगता है सिग्नल वीक है, मैं बाद में कॉल करूंगी। इस तरह सिग्नल वीक होने की एक्टिंग करके वो कॉल कट कर देती है। वो रोनी के फार्म का एक चेरी टमाटो तोड़कर खाती है। तभी रोनी वहां पर मजाक में पूछता है कि अरे टमाटर चुरा कर खाने की आदत गई नहीं क्या तुम्हारी, अरे अपने फार्म में चोरी कैसी। खैर तुम ये बताओ कि अचानक तुम्हें ये फार्मिंग करने का शौक कहाँ से आ गया। रोनी कहता है इसमें हंसने की क्या बात है, क्या मैं फार्मिंग नहीं कर सकता। नहीं 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 वो बात नहीं है रोनी, तुम तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, तो क्या हुआ तुम शहर में कुछ नहीं कर पाए क्या। अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पढ़े लिखे लोग फार्मिंग नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं पर तुमने ये सब कुछ सीखा कहाँ से। रोनी कहता है अपने पापा से, और कहाँ से, ऊपर से इंटरनेट नाम की भी तो कोई चीज़ है, उसमें रिसर्च करके बहुत कुछ पता लगा लेता हूँ। और तुम बताओ तुम्हारे माथे पे जो घाव था वो तो कहीं गायब ही हो गया। रिजू पूछती कैसा घाव, अरे तुम्हें याद नहीं है क्या, बचपन में हम टमाटर फेंक कर उसे मुंह में पकड़ने का गेम खेलते थे, और एक बार मैंने टमाटर फेंका तो तुम उसे मुंह में पकड़ने के बजाय फिसल कर नीचे गिर गई, तब तुम्हारे माथे पे चोट लगी थी। अब रिजू को भी वो दिन याद आ जाता है। उस दिन की तरह आज भी ये दोनों वही गेम खेलते हैं। रिजू तो पकड़ नहीं पाती लेकिन रिजू फेंकती है तो रोनी ठीक मुंह से कैच कर लेता है। दोनों बड़े देर तक मजे से खेल रहे होते हैं। फिर रिजू घर जाकर कुछ काम करने लग जाती है। तब उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि कड़ी मेहनत के बाद वाइन पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। रिजू भी अब वाइन बनाने का फैसला कर लेती है, और वो भी राइस वाइन। वो पहले चावल को पानी में उबालती है और फिर उसमें यीस्ट मिक्स करके एक बोतल में डालकर कपड़े से ढक लेती है। कुछ दिन के बाद वो अच्छी तरह फर्मेंट होकर तैयार हो जाता है। तब रिजू उसको फिल्टर करके वाइन अलग कर देती है और बाकी वेस्ट अलग। एक बार उसने माँ से वाइन मांगा था तो उन्होंने उसे भी एक गिलास दिया, पर उस वक्त रिजू बहुत छोटी थी, उसे उस समय राइस वाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, मतलब खट्टा मीठा कुछ अजीब ही टेस्ट था। फिलहाल वाइन तो रेडी हो चुकी है और वो रोनी और जिना को अंदर बुलाती है। जिना के आने में थोड़ी देरी हो जाती है तो रोनी और रिजू मिलकर वाइन के साथ खूब मजे करते हैं, कुछ खाते भी हैं। फिर दोनों कुछ देर बचपन की यादों में और मस्ती करने लग जाते हैं। तभी वहां पर जिना आ जाती है और इनको देखकर उसको होती है जलन। अब वो गुस्से में वापस जाने वाली होती है लेकिन रिजू उसको देखकर कहती है अरे वहां खड़ी क्या कर रही हो, अंदर आओ हमारे साथ, आओ एंजॉय करो। फिर तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं
अब रॉनी और जीना तो वाइन पीकर फ्लैट ही हो जाते हैं। रिजू आसमान की ओर देखने लगती है और सोचती है अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। देखते देखते बसंत ऋतु आ जाती है। रिजू अपने वेजिटेबल गार्डन में आलू वगैरह प्लांट करती है, फिर कुछ सब्जियों को सुखाती है जिन्हें विंटर में यूज़ किया जाता है। फिर मार्केट जाकर कुछ और पौधों के बीज ले आती है जिन्हें वो अपने गार्डन में उगाती है। उन पौधों को बड़ा होता देखकर उसे इतनी खुशी होती है कि पूछो मत, और मुझे भी। फिर वो कुछ फूल तोड़ कर लाते हैं जो एडिबल हैं और उन्हें नूडल्स के साथ मिक्स करके एक अच्छी डिश तैयार कर लेते हैं। वैसे उन्हें इतना कलरफुल और नेचर फूड खाते हुए देखकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। यहाँ रिजू को कुछ बुजुर्ग औरतें जबरदस्ती अपने पास बैठाकर सवाल करती हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, पास हुई या फेल, नौकरी कब मिलेगी, किससे प्यार करती हो, वैसे तुम्हारी माँ कहाँ चली गई, उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, उससे तुम्हारी बात होती भी है फिर नहीं। इस तरह तारीख पे तारीख, मेरा मतलब है सवाल पे सवाल सुनकर उफ रिजू तो गुस्सा ही हो जाती है। लेकिन बुजुर्गों से वो कड़े बोल तो नहीं बोल सकती। तहजीब और तमीज नाम की भी तो कोई चीज होती है जो वो बड़े अच्छे से दिखाती है और सवाल का जवाब सिर्फ हंस कर देती है और आराम से निकल जाती है। घर पर जब भी वो कुकिंग करती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है जिसने उसे कैबेज पैनकेक बनाना सिखाया था। हालांकि वो अपनी माँ को याद तो नहीं करना चाहती, पर क्या करे, बार बार याद आ ही जाती है। वो मन ही मन कहती है कि प्लीज माँ मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे ख्यालों में फिर कभी मत आना। पर कहाँ, उसे फिर याद आता है कि उसकी माँ पैनकेक बनाने के लिए पहले तो कैबेज को कैरेट करके आटे में मिक्स करती थी, फिर उसमें कुछ हब्स वगैरह डालकर उसे पैन में डाल देती थी, फिर उसे मोड़कर उस पर अंडा फैला देती थी और जब वो पक जाता था तो उसको निकालकर सॉस और कुछ अच्छे से हब्स डालती थी और आखिर में एक एडिबल लकड़ी के टुकड़े उस पर डालती थी जिससे सुगंध आहा पूरे कमरे में छा जाती। इस तरह उसकी माँ कैबेज पैनकेक बनाती थी। एक बार शहर में वो एक रेस्टोरेंट में गई जहाँ पर एक कपल यही पैनकेक खा रहे होते हैं। तब भी रिजू को अपनी माँ की याद आई कि वो भी इसी तरह बनाकर उसे देती थी। अब रिजू वैसे ऐसा ही पैनकेक बनाने वाली थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उसको अपनी माँ की याद आए। इसलिए वो पैनकेक के बजाय कैबेज का कुछ ऐसा बनाती है कि ब्रेड सैंडविच बन जाता है, फिर आराम से बैठकर उसको खाने लग जाती है। तब गांव का पोस्टमैन उसके लिए एक लेटर लाता है। राइटिंग देखकर रिजू पहचान जाती है कि ये तो उसकी माँ ने भेजा है। वो पोस्टमैन से कह देती है एक काम करिए, आप इसको रिटर्न भेज दीजिए, मुझे ये लेटर कभी नहीं चाहिए। फिर पोस्टमैन कहता है इसमें तो सिर्फ टीओ एड्रेस है, फ्रॉम एड्रेस तो है ही नहीं, इसे हम रिटर्न नहीं कर सकते। अब कट करके दिखाते हैं कि रिजू आंटी के खेत में अंकुर लगा रही होती है। रॉनी भी वहीं पर ट्रैक्टर चला रहा होता है। रिजू के हर काम को करने का तरीका बहुत ही कॉमिकल होता है जिसको देखकर रॉनी हंसने लगता है। काम करके दोनों एक जगह आराम से बैठ जाते हैं। रॉनी पूछता है कि लेटर में तुम्हारी माँ ने वैसे लिखा क्या था? मेरे बारे में एक भी शब्द नहीं पूछा, उन्होंने लेटर में आलू ब्रेड की रेसिपी लिखी थी। अरे ऐसी माँ देखी भी तुमने कभी? रॉनी कहता है तुम भी अपनी किसी फेवरेट डिश का रेसिपी उनको भेज दो। रिजू कहती है मजाक मत करो यार, लेटर में उनका एड्रेस तो था नहीं, भेजू कहाँ पर? वो तो ठीक है रिजू, लेकिन तुम्हारी माँ को कैसे पता चला कि तुम यहाँ रहती हो? और ये पूछकर रॉनी वहां से चला जाता है। अब रिजू भी सोच में पड़ जाती है कि हाँ यार, ये तो मैंने क्लिक ही नहीं किया, माँ को आखिर कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? तब वो आंटी को देखती है और समझ जाती है कि इन्होंने ही माँ को खबर दी होगी, मतलब आंटी जानती है कि माँ कहाँ पर है। पर मुझे इससे क्या, हाँ, ये सोचकर वो घर चले जाती है और एक फूल और उसके पत्तों को आटे में टिप करती है, फिर उसे फ्राई करके स्नैक्स की तरह खाती है। इस तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं और बसंत ऋतु के बाद अब गर्मी के दिन आ जाते हैं। चावल की फसल बड़ी हो चुकी है और खेत एकदम हरा भरा दिखता है। रिजू ने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट किए थे उनमें बहुत सारे फल और सब्जियां निकलने लग जाती है। रॉनी का दिया हुआ डॉगी फिबो भी अब बड़ा हो चुका है। एक दिन जिना कहती है कि मेरा मैनेजर मुझे काम के नाम पे बहुत टॉर्चर कर रहा है, उसके साथ काम करने से तो मुझे मर जाना बेहतर लगता है। रिजू कहती है देख, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तू वो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? इस पर जिना गुस्सा हो जाती है कि यार तुम्हारे लिए काम छोड़ना आसान होगा, लेकिन मेरी सिचुएशन वैसी नहीं है, समझी? मैं तुम्हारे साथ अपना दुख शेयर करने आई थी, दिलासा देने के बजाय तुम मुझे नौकरी छोड़ने को कैसे बोल सकती हो? ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। रिजू की समझ में नहीं आता कि जिना ने मेरी कैजुअल बात को इतना दिल पे क्यों ले लिया। वो रॉनी को बताती है तो वो कहता है कि जिना तो ऐसी है, कभी तो वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती और कभी छोटी छोटी बात को बहुत दिल पे ले लेती है। वैसे भी तुम तो किसी बात को इतना ज्यादा नहीं सोचती, पर इस बारे में इतनी परेशान क्यों हो? रिजू कहती है कुछ नहीं यार, यूं ही बस मुझे जरा बुरा लग गया। रॉनी कहता है तुम्हें याद है जब हम 4th क्लास में थे तो तुम्हें कुछ लड़के बुली करते थे, पर तुम उन्हें इग्नोर करती रहती थी। कुछ दिन के बाद वो लड़के बोर हो गए क्योंकि तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं करती थी, और फिर तंग आकर उन लड़कों ने तुम्हें बुली करना ही छोड़ दिया। याद है ना तुम्हें? तब रिजू को याद आता है कि उस दिन मैंने अपनी माँ को बताया था कि कुछ लड़के स्कूल में हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब उसकी माँ ने कहा था कि जो लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं उनका मकसद है कि तुम गुस्सा हो जाओ और उन्हें कुछ कहो, और अगर तुम गुस्सा करोगी तो उन्हें लगेगा कि उनका मकसद पूरा हो गया और वो खुश होकर तुम्हें और चिढ़ाएंगे। पर अगर तुम उनकी बातों को ध्यान नहीं दोगी और हंसकर वहां से निकल जाओगी तो उन्हें खुद से नफरत होने लगेगी कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं, और ये सोचकर वो लोग चुप हो जाएंगे। जब भी वो लड़के तुम्हें चिढ़ाएं तो उनके मुंह पे हंसकर वहां से निकल जाना। रिजू ने वैसा ही किया और जैसा उसकी माँ ने कहा था वो लड़के तंग आकर चुप हो गए। अच्छी ट्रिक है ना दोस्तों? इस तरह रिजू को फिर अपनी माँ की याद आ जाती है। मतलब वो माँ को भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन माँ तो माँ है, वो कैसे भूली जा सकती है?
वो जीना से मिलने बैंक चले जाती है और कहती है ये केक टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। जरा सी बात क्या कहती है मैंने, चलती मैडम मुंह फुलाकर। अब जीना भी हंस पड़ती है और केक खाकर चिल्ला देती है कि वाह उस्ताद, इसे कहते हैं केक। इस तरह इनकी अनबन एक ही केक में ठीक हो जाती है। घर आकर रिजू अपने गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स तोड़ती है। धूप बहुत होती है तो वो नहाकर कुकुम्बर सैलेड बनाकर खाती है। ये सब देखकर आपका भी गाँव में जाने का मन तो नहीं कर रहा है दोस्तों? कर रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब उसे याद आता है कि इसी पेड़ के नीचे एक दिन रिजू और उसकी माँ टमाटर खा रही थी। रिजू की नानी माँ को डांटती रहती थी। रिजू ने माँ से पूछा, नानी तुम्हें डांटती क्यों रहती है? माँ ने कहा था कि अरे मुझे उनकी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे पापा से शादी करनी थी, इसलिए वो आज भी मुझे ताना मारती रहती है। तो माँ, जब पापा नहीं रहे तो तुमने नानी की मर्जी से दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? माँ ने कहा था मैंने तुम्हारे पापा के साथ जो खुशी से भरी जिंदगी जी थी वही मेरे लिए काफी है बेटी। लेकिन माँ, क्या तुम पापा को मिस नहीं करती हो? इसके जवाब में माँ टमाटर को आधा खाकर उसे आधा दूर फेंक देती है कि मैंने इसे फेंक दिया, लेकिन ये अगले ही साल एक पौधा बन जाएगा और इसमें से नए टमाटर निकलेंगे। ये कहकर उस दिन माँ वहां से चली गई थी। रिजू को लगा कि ये क्या जवाब हुआ भला, लेकिन फिर उसके समझ में आ गया कि जिस तरह उस टमाटर के बीजों से पौधा निकलेगा उसमें से फिर टमाटर निकलेंगे, उसी तरह पापा भले ही इनके साथ ना हो लेकिन उनकी यादें माँ के मन में बार बार नए पल की तरह उगती रहेंगी। ये सारी बातें रिजू को याद आ जाती हैं। अब उस रात रोनी और रिजू नदी किनारे जाकर घोंगा पकड़ते हैं, फिर उन्हें पकाकर खा रहे होते हैं। रोनी पूछता है क्या तुमने कभी अपने बॉयफ्रेंड को कुछ पकाकर दिया है? प्यार से कुछ पकाकर दिया है? वो भी कहती है हाँ, एक दिन मैं कुछ पकाकर लेकर गई थी उसके लिए। उसके फ्रेंड्स उससे पता है क्या कह रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी स्वीट है, तुम्हारे लिए खाना पकाकर लाती है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। पर फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि कुकिंग करने के बजाय वो ठीक से पढ़ लेती तो आज टीचर ट्रेनिंग एग्जाम पास कर लेती। और ये कहकर पता है वो हंसने लगा और उस समय मेरा दिल सच में बहुत दुख गया था। मैं वहां से चली आई, मुझे बहुत इंसल्टेड फील हुआ यार, और उस दिन के बाद तो मैंने उसके लिए कभी कुकिंग की ही नहीं। अच्छा, तो क्या तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो गया? नहीं तो ब्रेकअप क्यों करूंगी मैं। खैर वो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? अरे मैं कैसे बताऊं। खैर मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उससे अलग नहीं होना चाहता था। पर प्रॉब्लम तो ये थी वो मेरे साथ गांव भी नहीं आना चाहती थी, और फिर मुझे मजबूरन गांव के लिए उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। इतने में जिना एक बड़े बोतल में राइस वाइन लेकर वहां पर आ जाती है। वो बहुत ही खुश होकर कहती है कि आज मैं सेलिब्रेशन मूड में हूँ, मेरा वो घुसड़ मैनेजर कहीं और ट्रांसफर हो गया, इतनी खुशी है मुझे आज। सभी मिलकर खूब पीते हैं। तब रिजू एक फैसला करती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो कुछ भी बोलने से कतरा रही होती है। पर उसका बॉयफ्रेंड शायद समझ जाता है और पूछता है क्या तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? रिजू कहती है हाँ, एक्चुअली मैंने अब गांव में रहने का ही फैसला कर लिया है और शायद तुमसे कभी मिलूंगी भी नहीं, आई एम सॉरी। ये कहकर वो कॉल काट देती है। लगता है रिजू रोनी को चाहने लगी है, इसलिए उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अपने बॉयफ्रेंड से कर लिया है ब्रेकअप। और जिना को भी रिजू के बिहेवियर से पता चल जाता है कि ये तो रोनी को लाइन मार रही है। वो रिजू से पूछ लेती है क्या तुम रोनी से प्यार करती हो? रिजू उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है तो जिना कहती है हम एक डीलिंग कर लेते हैं, हम दोनों ही उसे ट्राई करेंगे और वो जिसे मिलेगा वो विनर। ये कहकर वो हाथ बढ़ाती है। रिजू भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि रोनी तो अपनी एक्स के साथ वहां आ गया है। भगवान, ये कहां से ला गया इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को। ये सोचकर दोनों ही दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं जैसे कि इन्होंने रोनी को देखा ही नहीं। फिर क्या था, दोनों घर आकर माता मनाती है कि उस चुड़ैल को अभी आना था क्या यहाँ पर। खैर छोड़ो, वैसे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। ये कहकर जिना लहसुन, कैबेज, मिर्ची वगैरह मिक्स करके एक सूप बनाती है। इतने में रोनी भी वहां पर आ जाता है। तीनों मिलकर उस लाल रंग के खतरनाक सूप को टेस्ट करते हैं। बेचारों की आंखें भी लाल हो जाती हैं, इतना तीखा बना दिया था जिना ने। रिजू पूछती है तुम्हारी एक्स क्यों आई थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मुझे देखने आई थी बस, लेकिन मैंने कह दिया मैं किसी और लड़की को चाहता हूँ, फिर वो चली गई। अब ये सुनकर रिजू स्माइल करती है। अब शरद ऋतु आती है और पत्ते झड़ने लग जाते हैं। एक पेड़ से नट्स गिरते हैं जिन्हें रिजू पानी में उबालती है, फिर कुछ मसाले मिलाकर एक ग्लास बोतल में रख देती है। रोनी के फार्म में ढेर सारे एप्पल्स लगे होते हैं। रिजू चिढ़ाती है कि वाह, इस बार की फसल तो तुम्हें माला माल करने वाली है। रोनी कहता है कि तुम एप्पल्स तोड़ने में मेरी मदद करो, मैं एक बोरी एप्पल तुम्हें फ्री में दे दूंगा। पर रिजू कहती नहीं, मुझे आंटी के खेत में काम करना है, मैं बहुत बिजी हूँ। रोनी कहता है कि अरे इस तरह दूसरों के काम में बिजी रहोगी तो अपनी लाइफ को कब सुलझाओगी तुम? एक फैसला भी ढंग का लिया है तुमने अब तक? अब रिजू को उसकी बात चुभ जाती है। हालांकि वो जानती है कि रोनी की बात तो बिल्कुल 100% सच है। उस रात तेज बारिश और तूफान आ जाता है। अगले दिन आंटी के खेत को दिखाते हैं जहां ज्यादातर फसल नष्ट हो चुकी है। वैसे यार इतनी मेहनत के बाद जब ऐसा कुछ होता है ना तो सच में बहुत बुरा लगता है। किसान करे भी तो क्या करे। यहाँ रोनी के फार्म में कई पेड़ों से एप्पल नीचे गिरकर डैमेज हो चुके होते हैं। रिजू पूछती है तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है ना? लेकिन रोनी कहता है मैं तो पहली बार खेती कर रहा हूँ और इसे मैं नुकसान नहीं बल्कि अपनी सीख समझूंगा। अब मुझे पता चल चुका है कि किस ऋतु में क्या होता है और मुझे फ्यूचर में अपने एप्पल ट्रीज को कैसे बचाना चाहिए, सब पता चल चुका है। मुझे ये काम पसंद है इसलिए मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, और जो काम पसंद होता है उसमें फायदा या नुकसान हो तो हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए आदमी को। पर तुम तो हर काम को अधूरा ही कर रही हो, खुद को धोखा दे रही हो तुम।
सही हो या गलत, जिंदगी में सारे फैसले खुद लो और उस फैसले में कंफ्यूज मत रहो, कॉन्फिडेंट रहो। ये कहकर रॉनी रिजू को एक एप्पल देता है। रिजू घर आकर पास के पेड़ से कुछ फल तोड़ती है और उन्हें घर के आगे टांग देती है। तब रिजू को याद आता है कि एक दिन रिजू की माँ भी इन फलों को इसी तरह टांग रही थी। रिजू ने उस समय उनसे बहस की थी कि माँ, मुझे इस गाँव में नहीं रहना है, मैं शहर जाकर कॉलेज करूंगी और वहां नौकरी करूंगी। इस तरह गुस्से में कहकर वो उस दिन स्कूल चली गई थी। तब उसकी माँ ने उसके लिए एक लेटर लिखा था और घर छोड़कर चली गई थी। उस लेटर में जो रिजू ने पढ़ा था, उसके बाद भी उसकी माँ ने कुछ लिखा हुआ था जिसे रिजू पढ़ नहीं पाई, लेकिन अब रिजू उसको निकाल कर पढ़ती है। उन्होंने लिखा था कि मैं कभी शहर गई नहीं, मैं चाहती थी कि तुम बड़ी हो जाओ और उसके बाद अपने फैसले खुद करो, क्योंकि मुझे वो आज़ादी नहीं मिली और वो आज़ादी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी और उसके बाद मैंने अपने सारे सपने इस घर में दफना दिए। पर बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ वैसा कुछ ना हो, पर आज तुम्हारी बातों से एहसास हो गया है कि तुम मैच्योर हो चुकी हो और अपना भला बुरा समझती हो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम लाइफ को समझने लगी हो। अब तुम्हें अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक यात्रा पर जा रही हूँ। तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो और उसी राह पर चलो। जब तुम मुझे ढूंढोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रिजू अब अपनी माँ का वो खत पूरा पढ़ती है और अब वो अपनी गलती रियलाइज करती है। वो फिर अपनी माँ के लिए लिखती है एक लेटर कि माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें समझने में गलती की, लेकिन आज मैं तुम्हें समझ गई हूँ। इस तरह लेटर लिखकर वो घर से निकल जाती है और दरवाजे पर रॉनी के लिए भी एक लेटर छोड़ जाती है। जब रॉनी वहाँ पर आता है तो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें रिजू ने लिखा था कि मुझे शहर में थोड़ा काम है जिसे ख़त्म करके मैं बस कुछ ही महीनों में लौट आऊँगी, तो मेरे डॉगी फिबो का ख्याल रखना। शहर में दिखाते हैं कि रिजू ने एक जगह शेफ़ की नौकरी कर ली थी और साथ ही अपना कोर्स भी पूरा कर रही है। 3 महीने बाद वो गांव लौटती है और आलू के पौधे बड़े हो चुके थे। रिजू कुछ आलू निकाल कर उन्हें उबाल कर उसका स्टफिंग बनाती है, उन्हें प्याज के अंदर रखकर कुक करती है और उसे खाने बैठ जाती है। तब उसे फिबो की आवाज़ आती है। वो भागकर बाहर जाती है तो वहाँ फिबो खड़ा होता है। अरे, तुम यहाँ कैसे आए? रिजू ये पूछ रही होती है कि थोड़ी दूर पर रॉनी इशारा करता है कि मैं यहाँ इसको लेकर आया हूँ। इतने दिन बाद रिजू गांव आई होती है तो वो अपनी साइकिल पर गांव में घूमने निकलती है और यही सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। गांव घूमकर रिजू घर आती है तो दरवाजा खुला होता है, लगता है घर में कोई है। अचानक रिजू के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती है और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। यह हम समझ सकते हैं दोस्तों कि घर पर कोई और नहीं, रिजू की माँ आ गई है। हम गैस कर सकते हैं कि शायद रॉनी ने आंटी को बताया होगा कि रिजू ने अपनी माँ का लेटर पूरा पढ़ लिया था और अब वो अपनी लाइफ में बिल्कुल कॉन्फिडेंट फैसला ले चुकी है, इसीलिए माँ अपनी बेटी के फैसले से खुश होकर उसको देखने आई है। और दोस्तों, इसी के साथ ये गुड फील मूवी होती है खत्म। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।